हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट की पीटी 365 को पढ़ने का सही तरीका क्या है और आप इसे कैसे आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो पढ़ के। तो देखो, ये है विजन की पीटी 365। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और कुछ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसीलिए एक पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है इसे। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक पार्ट से होती हैं। तो जो स्टैटिक पार्ट से है वो तो आपने जहाँ से पढ़ा है वहीं से पढ़ो, यहाँ से फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो उसे रिवीजन की तरह पढ़ो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है, और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे। इसमें मैं बताऊंगी कि आपको हर टॉपिक में से कैसे पढ़ना है, उसे कैसे अप्रोच करना है हर टॉपिक को, और आप कैसे इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, उसमें ये आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी। तो अब यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि आईपीसीसी क्या है। आईपीसीसी के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ आईपीसीसी, और क्या क्या है उसके बारे में, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि यूपीएससी एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। देन आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड आउटलाइंस क्या थी इस रिपोर्ट की, ब्रॉड फाइंडिंग्स क्या थी। तो जैसे कि उनने बोला कि हम 1.5 डिग्री वाला टारगेट तो अचीव नहीं कर पाएंगे, हम इसको एक्सीड कर देंगे। एंड देन कितना हमें कब तक अपने कार्बन एमिशंस को स्टॉप करना चाहिए ताकि हम 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच पाए। ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। वो ब्रॉडली जो फाइंडिंग्स है वो आपको पढ़ना है, एकदम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप एमसीक्यू तो यूपीएससी पूछता भी नहीं है। आपको हमेशा रेलेवेंसी देखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो आपको देखना है कि वो कितना ज़्यादा रेलिवेंट है प्रीलिम्स के लिए। देन आप ये टॉपिक देखो, मीथेन एमिशंस वाला। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। देन ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। देन मीथेन की जो ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो हीटिंग फैक्टर जो है, वो कार्बन से ज़्यादा है। लेकिन मीथेन हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन से कम है, बट ये ज़्यादा हीट करता है एनवायरनमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा इमिशन कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है मीथेन का, तो वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है या फिर इंडस्ट्रीज से आता है या फिर कहाँ से आता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो, ये ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्टिक आइस। तो यहाँ पे आपको ओशन एसिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ओशन में ज़्यादा CO2 हो जाता है तो ओशन एसिडिफाई हो जाता है। लेकिन ज़्यादा CO2 आता कहाँ से है, तो ज़्यादा CO2 तब आता है जब एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 होता है, तो ओशन उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है। और आर्टिक आइस क्या है, तो आर्टिक आइस इज़ मेल्टिंग। ये है ब्रॉडली इन ये सारे टॉपिक्स। तो अब चलो हम जल्दी से ये देखते हैं कि क्या क्या है उसके, उन टॉपिक्स के अंदर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये ग्लोबल सिनेरियो जो है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट का है, के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इन लोग ने आईपीसीसी के बारे में बताया कि आईपीसीसी का जेनेसिस कैसे हुआ। क्रिएटेड इन 1988 बाय WMO एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दो ऑर्गेनाइजेशंस ने, WMO प्लस UNEP ने मिलकर 1988 में इसको बनाया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पॉलिसीज़। ठीक है। एंड आईपीसीसी इज़ अ UN बॉडी। आपको ये पता होना चाहिए, UN बॉडी है विच इज़ डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज। और मेंबरशिप कौन कौन सी है, 195 कंट्री, इंडिया एज अ मेंबर। और इसके बेसिकली क्या है, असेसमेंट रिपोर्ट्स करवाती है ये, लेकिन ये खुद से नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खुद से साइंटिफिक रिसर्च नहीं करती, ये दूसरे साइंटिस्ट लोगों की रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, सिंथेसाइज करती है, और इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इतनी ही चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने वैसे भी किसी बुक में पढ़ा ही होगा, जहाँ से आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो ये बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी। तो यही है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनने क्या बोला है कि अब यहाँ पे की फाइंडिंग्स देख लो।
यहाँ पे ये जो है मिटिगेशन टारगेट्स फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स, ये इन लोग ने बताया है कि अगर हमें 1.5 डिग्री अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इतना डीप में नहीं पूछेगा कि हमें इतना ज़्यादा इमिशंस करने हैं, कम करने हैं। आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि आईपीसीसी है क्या, करता क्या, उसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बोला है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसने क्या बोला है कि नेट एंथ्रोपोजिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन 2019, सबसे ज़्यादा एमिशंस कहाँ से आई, तो सबसे ज़्यादा आई है एनर्जी सप्लाई से, फिर आई है इंडस्ट्री से, फिर एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, देन ट्रांसपोर्ट, देन बिल्डिंग। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये बेसिकली बहुत ही ऐसा कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। हमें पता है कि हमारे जो एमिशंस है वो तो इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, ये भी वही बोला है कि दे आर कंटिन्यू टू राइज। देन यहाँ पे बोला है कि इंक्रीज अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स, और वही ये सारी चीज़ें, तो इसमें आप क्या ही याद करोगे और क्या ही पढ़ोगे। कुछ जो चीज़ें हैं, वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल, हाँ अब यहाँ पे कौन से रीजन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शंस फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे जो है ना, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को, बट ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देन 10% of household with highest per capita emissions contribute a disproportionately large share of global greenhouse gas emission। तो जो 10% ऑफ हाउसहोल्ड है जिनका पर कैपिटा एमिशंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो रिच पीपल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल फ्लो आर 3 to 6 टाइम्स लोअर देन जितना नीडेड है उससे। हाँ, ये तो सबको पता है कि हम लोग ज़्यादा फाइनेंस नहीं डाल रहे क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और अब प्रोजेक्शन कितना है, उसने प्रोजेक्ट कितना किया है कि 3.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 2100 तक, अगर हमने कोई पॉलिसीज़ नहीं लाई तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीथेन के बारे में बोला है, तो मीथेन के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मीथेन इज़ अ कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस और प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, और इसका जो लाइफ स्पैन है ये कम होता है देन CO2 से कम होता है लाइफ स्पैन, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ 80 टाइम्स हायर देन CO2। फिर मोर देन 25% कंट्रीब्यूट करता है टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक ओजन फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है। देन इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 5 मीथेन एमिटर्स इन वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ अमॉन्ग टॉप 5 मीथेन एमिटर्स। अब देखो यहाँ पे कि मीथेन सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड से आता है, देन फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन से आता है, देन लाइवस्टॉक, देन लैंडफिल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, फिर नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स, राइस कल्टीवेशन, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, टर्माइट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो इन सब जगहों से मीथेन आता है। अब आपको यहाँ पे ये जो मीथेन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ये जो रिपोर्ट है, आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इसको रिलीज़ किसने किया है। इसको रिलीज़ किया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि ग्लोबल मीथेन एमिशंस को, मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड UNEP। उसके बाद अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, तो रिपोर्ट में बोला है कि अमाउंट ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 260% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और ह्यूमन ड्रिवन मीथेन इमिशंस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ करेंट नेट वार्मिंग। 2020 was the largest annual increase recorded. 2021 was the largest annual increase recorded. तो कुछ जो फैक्ट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है,
ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के बारे में, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, नासाज अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, एमिट मिशन, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो देखो ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, इसको अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया और इसको लॉन्च कब किया गया था, COP26 में इन 2021। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इट वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। और जो ये मीथेन प्लेज है, इसका एम क्या है, टू रिड्यूस मीथेन इमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल बाय 2030। तो 2030 तक हमको मीथेन इमिशंस को 30% डिक्रीज करना है एज़ कम्पेयर टू 2020 लेवल। ठीक है। नाउ जो मेंबरशिप है, 100 देन 100 कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेंट, इसके पार्टिसिपेंट है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ ग्लोबल ह्यूमन कॉस्ट मीथेन इमिशंस। नाउ इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ने ये प्लेज साइन नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है एंड देन लाइवस्टॉक है, एंड लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू मीथेन एमिशन, इसीलिए। नाउ ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जो है उसके बारे में थोड़ा देखो, तो वो क्या है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने क्या बोला है, एज पर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जस्ट 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द प्लानट वार्मिंग मीथेन इमिटेड बाय वर्ल्ड्स एनर्जी सेक्टर। तो बस 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मीथेन एमिट कर रही है, जिससे प्लानट वार्म हो रहा है वो। ठीक है। और ये जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्स टू डेवलप एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। ये जो फैक्ट है ये तो वैसे पूछेगी नहीं यूपीएससी, बट दिस चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है। नाउ इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी एक तो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बोला है कि कटिंग मीथेन एमिशन इज़ द फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म। तो अब ये यूपीएससी ये चीज़ पूछ सकती है आपसे कि कटिंग मीथेन एमिशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म, इज़ इट ट्रू और फॉल्स, या फिर ऐसा करके कुछ तो स्टेटमेंट बना के पूछ सकती है। तो ये करेक्ट है, ये इस IMEO ने ऐसा बोला है, उनकी एक रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है, तो ये चीज़ करेक्ट है। नाउ एक इनिशिएटिव है UNEP का विच वॉज लॉन्च्ड इन 2021, और उसमें ये जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2021 में विद सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल IMEO है क्या, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ UNEP का इनिशिएटिव है विच वॉज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड UNEP ने मिलके इसको बनाया है। नाउ और इसका एम क्या है, रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशंस। जो भी मीथेन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनका एम यही है कि मीथेन एमिशंस को कम करो, और इट इज़ अ कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आई होप, और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं 1-2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको वो याद रह जाए। नाउ नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन एमिट मिशन जो है, अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एमिट मिशन पूछ सकता है यूपीएससी, ऐसा मैच द फॉलोइंग में, और साइड में कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है, इसरो या फिर कुछ और। तो ये किसका है, ये नासा का है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये है किस चीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 ही चीज़ आपको जाननी है कि ये किसका मिशन है और उसका एम क्या है। तो मीथेन सुपर इमिटर्स वर मैप्ड बाय नासास अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स। एमिट ने जो मीथेन के सुपर इमिटर्स हैं उनको मैप किया था, और एमिट मिशन हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर एमिटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो मिशन है इसका एम क्या है, टू आइडेंटिफाई द सुपर एमिटर्स ऑफ मीथेन।
ठीक है। अब सुपर एमिटर्स क्या है ये पता होना चाहिए। तो सुपर एमिटर्स क्या है? फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली ऑफ फॉसिल फ्यूल वेस्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर दैट एमिट्स मीथेन एट हाई रेट। सुपर एमिटर्स तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो मीथेन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एमिट करते हैं वो सुपर एमिटर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली इसके बारे में। अब ये जो ओशन एसिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये तो आपने शंकर आईएएस में पढ़ा होगा या फिर कोई भी सोर्स जहाँ से अपना एनवायरनमेंट पढ़ी है वहाँ से आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली होता कैसे है, देखो ये डायग्राम दिया है, इसी से आपको समझ आ जाएगा। तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा CO2 हो जाता है। CO2 कब होता है? जो गाड़ियों से एमिट होता है या फिर जब ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ होता रहता है तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 होता है। तो ज़्यादा CO2 हो जाता है तो वो ओशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओशंस जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कार्बोनेट आयंस बन जाते हैं और वो उनकी वजह से ओशन का जो pH है वो थोड़ा एसिडिक होने लग जाता है। असली में ओशन का जो pH है इट इज़ एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन है मतलब वो बेसिक है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सी का pH इज़ अराउंड 8। ठीक है, 8 है, लेकिन थोड़ा सा भी 8 से अगर कम हुआ, इस साइड को आया, 8 से अगर 9 के साइड गया तो वो बेसिक बोलता है, और 8 से अगर 7 या फिर कम होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक होने का मतलब ये नहीं कि ओशन का पानी एसिड बन गया, उसका मतलब ये है कि वो अपने नॉर्मल pH से डिक्रीज़ हो गया तो वो एसिडिक बन जाता है, तो उसे ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। नाउ रिडक्शन इन pH ऑफ ओशन, ये देखो यहाँ पे बोला है रिडक्शन इन pH ऑफ ओशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ओशन एसिडिफिकेशन। और ये होता क्यों है? ड्यू टू अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। हमने ओशन एसिडिफिकेशन तो देख लिया, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो जो भी कार्बोनेट आयंस वाले होते हैं या फिर शेल्स वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शेल्स इरोड होने लगते हैं ड्यू टू एसिडिक। अगर पानी हो जाता है तो उनके जो सेल है वो इरोड होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओशन एसिडिफिकेशन का इम्पैक्ट। अब ये हमने देख लिया, अब हमें देखना है आर्टिक रीजन के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिक रीजन के बारे में। तो आर्टिक रीजन क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिक कहाँ पे है। नॉर्थ पोल में है, एंटार्क्टिक साउथ पोल में है। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद जो आर्टिक रीजन है वो कौन सा रीजन है? तो आर्टिक सर्कल के अंडर में जितना भी रीजन आता है ये सारा जो है ये सारा आर्टिक है। और वो आर्टिक सर्कल कहाँ पे है? तो वो इट इज़ अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड अबाउट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो आर्टिक सर्कल वाली लाइन होती है, और उसके अंदर जो भी एरिया आता है उसे आर्टिक रीजन बोलते हैं। तो आपको ये पता चल गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिक का, और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। तो वो जो आइस मेल्ट हो रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मेकिंग रीजन, वो जो इस एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है, मेटल्स है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आइस मेल्ट होती रहेगी तो ये एरिया एक्सेसिबल होता रहेगा, और इसकी वजह से एक और न्यू एक रूट ओपन हो गया है, नॉर्दर्न सी रूट। और ये जो रूट है वो जो हम अभी करेंटली जो हम ट्रेड रूट यूज़ करते हैं, जो कि इधर से जाता है, मिडिल ईस्ट से जाता है, उससे शॉर्टर है ये रूट। ठीक है, नेक्स्ट इट हेल्प सर्कुलेट वर्ल्ड्स ओशन करेंट्स। तो वर्ल्ड्स ओशन करेंट्स को भी सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज एज वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर। तो अगर ये आइस मेल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्लाइमेट चेंज का। बहुत सारी चीज़ें, ओशन का पानी बढ़ जाएगा, ओशन में जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, और बहुत सारी डिसीजेज आने लग जाएंगी। बहुत सारा कार्बन रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं उनमें बहुत सारे उसमें बहुत सारा कार्बन स्टोर होता है। इवन जो आइस होता है उसमें बहुत सारे कार्बन और दूसरी गैसेस होती हैं जो स्टोर होती हैं। तो अगर वो एक बार मेल्ट होने लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएंगी, और फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल है। ये फिर एकदम ये ऐसा साइकिल है जो एक चीज़ से वन थिंग लीड्स टू अनदर, वैसा वाला साइकिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंडिया इन आर्टिक। तो इंडिया इन आर्टिक, इंडिया का एक रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है आर्टिक में सिंस 2007।
और बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए हैं इंडिया ने अब तक। और इंडिया ने सबसे फर्स्ट आर्टिक पॉलिसी अपनी कब अनवेल की थी 2007 में। वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन द इंडिया इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन द आर्टिक काउंसिल। इंडिया का जो आर्टिक स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, ये कहाँ पे है? लोकेटेड इन नॉर्वे एंड सर्व्स एज अ हब ऑफ इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008। तो ये कुछ हो गया इंडिया का रोल इन आर्टिक रीजन। अब यहाँ पे देखो इनने एक्सप्लेन किया आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, जो मैं आपको बोल रही थी ना, वन थिंग लीड्स टू अनदर, वो एक्सप्लेन किया। तो ये उसको क्या बोलते हैं? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। अब ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ प्रीलिम्स में आ सकती है। ये टर्म के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now Arctic is heating up 7 times as fast as rest of the world due to Arctic amplification। तो देखो हमें पता है कि पूरी दुनिया तो हीट हो ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन जो आर्टिक है वो 4 टाइम्स फास्ट हीट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्यों हो रहा है? उसके लिए कुछ रीज़न होगा। तो उसका रीज़न क्या है? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। अब ये आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या है? तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ये साइकिल यहाँ पे उन लोग ने दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे वार्मिंग ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर, यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, मोर एरोसोल पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा एरोसोल पार्टिकल्स आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में ड्यू टू पॉल्यूशन। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा हेज़ और क्लाउड्स बनते हैं। तो ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं तो क्या होता है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है ये गर्म हो जाता है थ्रू बैक रेडिएशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस। ठीक है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है, वार्मिंग ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर थ्रू बैक रेडिएशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस। तो जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है, ये जो लोअर वाले क्लाउड्स है वो ज़्यादा वार्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जब ज़्यादा वार्म होता है तो क्या होता है, अब यहाँ पे इन लोग ने बोला है लार्जर एनर्जी फ्लोज और राइज इन एयर टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये वार्म हो जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होगा, और जो एयर टेम्परेचर है अर्थ सरफेस पे वो भी ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। फिर उससे क्या होगा? आइस मेल्ट होगी। आइस मेल्ट होगी तो आइस जब मेल्ट होगी तो क्या होगा? आइस मेल्ट होगी तो रिफ्लेक्शन कम होगा ना, जो अल्बीडो इफेक्ट होता है, अल्बीडो इफेक्ट वो कम होगा। ठीक है, तो वो कम होगा तो फिर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो और ज़्यादा गर्म होगा, और ऐसे ऐसे करके साइकिल चलता रहता है। बेसिकली ये साइकिल ये है कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से आइस मेल्ट होगी। तो आइस जैसे ही मेल्ट होती है, जब आइस मेल्ट हो जाती है तो इससे क्या होगा, वो आइस के जो नीचे की डार्कर लेयर्स है ना ओशन की, जो तो डार्क पानी जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो और ज़्यादा होगा आइस मेल्ट, और ऐसे ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता है। और आइस अगर रहती है तो उससे अल्बीडो होता है, तो आइस मेल्ट हो जाएगी तो अल्बीडो इफेक्ट चला जाता है। तो बेसिकली यही है इसका मतलब। अब इससे होता क्या है, कॉजेज़ क्या है इसके, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन के कॉजेज़ क्या है, किस किस वजह से हो रहा है वो? ग्लोबल वार्मिंग, आइस अल्बीडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक एंड ओशन हीट ट्रांसपोर्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अफेक्ट्स फौना ऑफ द रीजन स्पेशली पोलर बेयर्स, व्हेल्स एंड सील्स, would open up new sea trade routes, would facilitate further extraction of natural resources। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। नाउ ज़ोंबी आइस और डूम्ड आइस क्या है? तो ज़ोंबी आइस क्या है? ज़ोंबी आइस फ्रॉम मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट विल इवेंचुअली रेज ग्लोबल सी लेवल बाय एटलीस्ट 10 इंचेस। ऐसा बोला है कि ग्रीनलैंड में जो एक ज़ोंबी आइस है, इट विल रेज ग्लोबल सी लेवल बाय 10 इंचेस। ठीक है, नाउ वो होता क्या है? इट्स द आइस दैट इज स्टिल अटैच टू थिकर एरियाज ऑफ आइस बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड बाय दोज लार्जर ग्लेशियर्स बिकॉज पेरेंट ग्लेशियर्स आर गेटिंग लेस रिप्लेनिशिंग स्नो। तो इसका मतलब क्या है? ज़ोंबी आइस क्या होता है कि वो ऐसा आइस है जो अपना एक कोई तो पेरेंट ग्लेशियर्स है। ठीक है, तो ये आइस अटैच तो है अपने पेरेंट ग्लेशियर से, लेकिन इसको अब ना स्नो नहीं मिल रहा, क्योंकि पेरेंट ग्लेशियर को ही स्नो नहीं मिल रहा, तो इसको कहाँ से मिलेगा? और इसीलिए वो मेल्ट होते जाता है। तो इसका मतलब यही है ज़ोंबी आइस का मतलब। नाउ आर्टिक रिपोर्ट कार्ड 2022।
तो इट इज़ रिलीज्ड बाय यूएस नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एनुअली सिंस 2006। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड कौन रिलीज़ करता है ये इंपॉर्टेंट है, ये NOAA ये रिलीज़ करती है, ये पता होना चाहिए आपको बस। और ये है क्या, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है आर्टिक रिपोर्ट कार्ड, तो आर्टिक के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ peer reviewed source that provides an up to date environmental information on आर्टिक, जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन बताती है आर्टिक से रिलेटेड। अभी इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है, कॉमन सेंस वाला, हम सबको पता है, इतना सारा पढ़ लिया तो हमें पता है कि आर्टिक की आइस मेल्ट हो रही है, और वही सब चीज़ें इस रिपोर्ट में भी है। आर्टिक कंटिन्यूज टू वार्म मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द ग्लोब, सेम बात है जो हमने पढ़ी है। persistent summer ice due to cooler surface water and north wind are at चुकची सी, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना कि आपको अच्छी लगी है, और अगर आप बताओगे तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी। एंड इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।